नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं का विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का भाग है राजनीति। राजनीति हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 चुनावी राजनीति। पिछले क्लास में हमने चुनावी राजनीति के बारे में कुछ पढ़ा था। आज इस पाठ का अंतिम जो शिक्षण बिंदु है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम बिंदु जो हमारा है वो है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शब्द बना है लोकतंत्र से और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यानी भारत में जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव किस आधार पर कह सकते हैं कि ये चुनाव लोकतांत्रिक किस तरह से है, अर्थात लोकतंत्र के अनुरूप चुनाव होते हैं, इसलिए इसको लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। तो किस आधार पर लोकतांत्रिक कहते हैं? तो पहला है स्वतंत्र चुनाव आयोग। यहाँ जब भी चुनाव कराए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो या राष्ट्रपति के चुनाव हो, इन चुनाव को करने के लिए अलग से एक स्वतंत्र एक निर्वाचन आयोग होता है और उसी के द्वारा चुनाव कराया जाता है। इस तरह से जो शासन में जो दल होता है, जो सरकार होती है, उसमें इसमें भागीदारी नहीं होती है। संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण भागीदारी, संपूर्ण कार्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इस तरह से किसी तरह की धांधली होने की इसमें संभावना नहीं रहती है। उसके बाद में स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना, अर्थात जो स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं कि चुनाव कब किए जाएंगे और चुनाव के कौन कौन सी तिथि होगी, किस स्थान पर कौन से चुनाव कराए जाएंगे, संपूर्ण आम चुनाव एक तिथि को होंगे या अलग अलग तिथि को होंगे। इस तरह से अधिसूचना जारी करने का काम चुनाव आयोग करता है। उसके बाद में आदर्श चुनाव संहिता लागू करते हैं, अर्थात चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद में आदर्श चुनाव संहिता लागू कर दी जाती है, अर्थात वो दल जो सरकार में शामिल होता है वो जनता को प्रलोभन देने के लिए कोई ऐसी योजना लागू नहीं कर सकता जिसके वजह से सत्ता में जो दल है उसको लाभ मिल सके। उसके बाद में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब भी चुनाव होंगे उस चुनाव के तहत जो भी सरकारी मशीनरी है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वाहन है, जितने भी संसाधन हैं, उसका चुनाव में उपयोग किया जा सकता है। चुनाव आयोग के निगरानी में किया जा सकता है। सरकार जो सत्ता में जो राजनीतिक दल है वो सरकार अपने हित में किसी तरह से उसका उपयोग नहीं कर सकती है। इसी तरह से अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं। जितनी भी सरकार की मशीनरी है, जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो सब सरकार के अधीन काम ना करके इस चुनाव के समय चुनाव आयोग के अधीन ही काम करेंगे। इस तरह से ये स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो निर्वाचन आयोग के अधीन ही काम करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। दूसरा जो बिंदु है, चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है। लोगों में किस तरह से भागीदारी होती है? लोगों की भागीदारी दिनों दिन बढ़ती हो रही है। आजादी के बाद में चुनाव जब जितनी बार भी होते हैं, वो आजादी के बाद में जितनी बार भी चुनाव होते हैं, लोगों की इसमें वृद्धि होती है। लोग जितने चुनाव देते हैं, पहले जितनी जनसंख्या थी उसमें 50%, 60%, लेकिन अब जितनी जनसंख्या उनके 80 और 90% तक चुनाव होने की संभावना है और इतने चुनाव होने शुरू हो गए। तो दिनों दिन लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इसका मतलब भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है, यानी जो साधारण परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, सामान्यतः विकसित देशों में या भारत में अमीर लोग ज्यादा ध्यान देते थे मतदान में, लेकिन अभी वर्तमान में मध्यम वर्ग और गरीब लोग भी इस चुनाव में सक्रिय हो रहे हैं। इसका मतलब भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है और मध्यम वर्ग और साधारण लोग वोट का महत्व समझने लगे और वो समझने लगे हमारे वोट के द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है और एक प्रतिनिधि जाकर आगे योजनाएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो हमारे हित में अगर वो कानून बनाना है तो हमें वोट का महत्व समझना होगा। तो इस तरह से महत्व जब बढ़ता है तो भारत का चुनाव लोकतांत्रिक माना जाएगा। लोगों की सक्रियता बढ़ती हुई। पहले लोग उदासीन प्रवृत्ति के होते थे, अब ज्यों ज्यों चुनाव आते हैं, बार बार चुनाव आते हैं, तो ज्यों ज्यों चुनाव आते हैं, ज्यों ज्यों लोगों की सक्रियता बढ़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है। उसके बाद में चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। सामान्यतः जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पर एक बार जो सरकार में शामिल हो जाते हैं, जो उम्मीदवार जीत जाता है, दूसरी बार चुनाव हारने की बहुत संभावना कम रहती है।
लेकिन भारत में तो कई बार लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य और वो सत्ता में है और दूसरी बार उनके कई सदस्य चुनाव में हार जाते हैं। तो चुनाव में हार जाने के बाद में भी सत्ताधारी दल वो हार को स्वीकार करता है और ऐसा दल या ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में नहीं है और वो भी चुनाव में हार जाता है, हार स्वीकार करता है। इस तरह से जनता जिसको चाहती है उसका जिसका चयन हो जाता है और जो चुनाव में हार जाता है वो प्रत्याशी भी, वो दल भी स्वेच्छा से अर्थात हार को स्वीकार कर लेता है। इस तरह से कह सकते हैं भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। उसके बाद अगला जो चुनाव है, चुनाव नतीजे स्वीकार कर लेते हैं। ये तो था भारत में लोकतांत्रिक चुनाव किस आधार पर है। तो पहला तो है हमारा स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। दूसरा है चुनाव में लोगों की भागीदारी दिनों दिन बढ़ रही है और तीसरा है चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो हर प्रत्याशी, हर राजनीतिक दल स्वीकार कर लेता है, हार को स्वीकार कर लेता है। ये तो था हमारा स्वतंत्र भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इसकी वजह, इसके कारण। अगला जो बिंदु है हमारा वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। भारत में लोकतांत्रिक चुनाव तो है लेकिन स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। तो क्या क्या चुनौतियां हैं? पहला है धन बल का प्रयोग। कुछ ऐसे नेता लोग होते हैं, कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो धन बल का प्रयोग करके ऐसे जो गरीब तबके के लोग होते हैं, पिछड़े तबके के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को धन का प्रलोभ देकर उनको अपने पक्ष में मतदान करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में जो जिस उम्मीदवार का चयन होना चाहिए उनका चयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि से होते हैं लेकिन किसी न किसी जोड़ तोड़ करके किसी दल से वो टिकट ले आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी वजह से भी आम व्यक्ति जिसको उम्मीदवार बनाना चाहता है वो उसको चुनाव नहीं कर पाता है। और क्या है? परिवारवाद। आज लोकतंत्र होने के बावजूद भी राजनीतिक दलों में हमें देखने को मिलता है कि आज भी परिवारवाद है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो उनके परिवार में से कोई विधानसभा का सदस्य होगा, उन्हीं के परिवार में कोई पंचायत राज में जिला प्रमुख होगा, कोई प्रधान होगा। इस तरह से अलग अलग पदों पर उन्हीं के परिवार काबिज होते हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री और मंत्री है, उनके परिवार वाले किसी न किसी राजनीतिक पदों पर दिखाई देते हैं। तो अभी भी लोकतंत्र होने के बावजूद भी ये परिवारवाद हमारे ऊपर हावी हो रहा है। उसके बाद अगला जो है समान नियम। कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनके जो संकल्प होते हैं, जिनके जो नियम होते हैं, जिनके जो रूपरेखा होती है चुनाव की सामान्यतः एक जैसी होती है, तो उम्मीदवार के सामने ये असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हम किस उम्मीदवार का चयन करें, इस दुविधा में हो जाती है। अगला है निर्दलीय और छोटे उम्मीदवारों की परेशानियां। ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच में कुछ छोटे दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन उम्मीदवारों को संघर्ष करना पड़ता है बड़े राजनीतिक दलों से, जिससे वो सत्ता में टिक पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। किस आधार पर कह सकते हैं भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है? क्योंकि चुनाव कराने के लिए यहाँ अलग से चुनाव आयोग है जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करता है और सत्ता के द्वारा सरकारी मशीन के दुरुपयोग को रोकने का काम करता है। और जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं इस निर्वाचन विभाग के अधीन काम करते हैं। दूसरा, चुनाव में लोगों की भागीदारी दिनों दिन बढ़ रही है, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग दिनों दिन भागीदारी बढ़ रही है, वो वोट का महत्व समझ रहे हैं। तीसरा, चुनाव नतीजे को स्वीकार कर लेते हैं। कोई कितना ही बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, चुनाव में हार हो गई तो उस हार को स्वीकार करता है। विदेशी शक्तियों में, विकसित देशों में सामान्यतः ऐसा देखने को कम मिलता है। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अभी भी हमारे देश में चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? धन बल का प्रयोग करके उम्मीदवार मतदाता को अपने कब्जे में कर लेता है, मतदाता को अपने पक्ष में कर लेता है। आपराधिक पृष्ठभूमि के भी कुछ उम्मीदवार होते हैं जो क्या कर लेते हैं, जोड़ तोड़ करके उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल से उम्मीदवार बन जाते हैं और वो सत्ता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से परिवारवाद आज भी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज भी उसमें परिवारवाद हावी है। सामान्यतः बड़े राजनीतिक दलों नियम एक जैसे होते हैं तो जनता के सामने दुविधा होती है किसके पक्ष में समर्थन करें, किसके नहीं करें। और छोटे जो दलों के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको सत्ता में स्थापित होने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से हमारा ये तीसरा अध्याय चुनावी राजनीति ये अध्याय समाप्त होता है।
तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।